एक बार की बात है कि एक गुरु और शिष्य वो जा रहे थे एक दूसरे के साथ। तो नदी पार कर रहे थे। तो नदी पार करने के लिए कुछ पत्थर उन्होंने लगाए हुए थे। गुरुजी ने तो एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी शिष्य की, तो उसका वो मेंटल लेवल एक बार टेस्ट करना चाह रहे थे। तो गुरु ने शिष्य को बोला कि आप पत्थर जो रखे हुए हैं उन पर चलना, और कोशिश करना कि जब आप अगले वाले पत्थर पे जाओ तो पहले जो पीछे वाला पत्थर है उसे उठा के चलो। तो शिष्य ने जब कोशिश की कि भाई मैं पहले पीछे वाला, जब वो दूसरे वाले पे बढ़े तो उन्होंने पहला वाला उठाया। तो शुरुआत में जब वो गए तो वो आराम से चल दिए, जब उन्हें पत्थर उठाने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन जब उन्हें पत्थर उठाने के लिए कहा गया पीछे वाला, तो वो गिर गए। फिर ऐसा ही गुरु ने एक बार फिर कहा कि इस बार तुम्हें आगे वाला पत्थर उठाना है। तो आगे वाले पत्थर उठाया तो फिर वो गिर गया। तब उन्होंने एक चीज़ बात बताई कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम अपने जीवन में, अगर हम प्रेजेंट में हैं और पास्ट में जो भी हमसे गलतियां हुई हैं या जो भी हमसे चीज़ें हुई हैं उनका बोझ अगर अपने जीवन में लेके चलते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट है वो भी खराब होता है। ऐसे ही हम अगर फ्यूचर का बर्डन लेके चलते हैं, फ्यूचर वाले पत्थर को उठाते हैं, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है और उससे भी हम गिर सकते हैं। तो ये कहानी बहुत सारी सीखें देती है कि कैसे सिंपल वे में, अगर हम बोलते हैं ना कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, अगर सारी एनर्जी प्रेजेंट में लगाते हैं, ठीक है, हमें पास्ट गलतियों से सीखना चाहिए और फ्यूचर में नई चीज़ करने के लिए सपने भी बुनने चाहिए। लेकिन उनका बर्डन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि शिष्य ने किया कि पत्थर पूरा उठा के और उसके बाद आगे लगेगा, और वो पत्थर की तरह हमारे जीवन में हो जाएगा तो हमें बहुत सारी चीज़ों में वो गिरा सकता है। तो उन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे पत्थर हमें उठाने ना पड़े। तो आज का जो हमारा सबके लिए संविधान की जो सीरीज़ चल रही थी उसी का अगला पार्ट है पार्ट 5, जिसमें यूनियन या केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है कि यूनियन या केंद्र सरकार कैसे काम करती है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, सिटीजनशिप राइट क्या होते हैं, सिटीजन कौन है, देश का नाम देखा, अपनी ड्यूटीज़ देखी, फिर सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां वो देखी। अब इसमें कैसे काम करती है सरकार, तो हमारे यहाँ इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता है कि हेड ऑफ स्टेट हमारे राष्ट्रपति होते हैं। आपने देखा भी होगा जब रिपब्लिक डे हमारा मनाया जाता है तो राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है, ना कि प्रधानमंत्री को। तो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है वो राष्ट्रपति हैं, और दो पावरें चलती हैं। एक पावर होती है नॉमिनल पावर, जिसे हम कहते हैं नाम नाम की पावर होती है, और दूसरी पावर होती है रियल पावर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, तो जब नई पीढ़ी थोड़ी डेवलप हो जाती है, उनकी शादियां हो जाती हैं और वो थोड़ी इनकम भी करने लगती हैं, तो पुरानी पीढ़ी का काम बस इतना ही होता है, सलाह देने का। तो ना नई पीढ़ी उसे माने ना माने, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम ऐसे ही राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का काम है एज अ फादर, एज अ गार्जियन या मेंटर की तरह बस देखते रहना। अगर गवर्नमेंट मानती है तो अच्छी बात है, और नहीं मानते तो वो ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसी की तरह उन्हें रखा गया है। और राष्ट्रपति को पोस्ट को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन केस हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को ये ना लगे कि भाई मेरे पास सारी शक्ति हैं, तो वो तानाशाना बन जाए। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़रूरी है कि हम देखते रहें कि किसी के पावर, सारी पावर किसी के पास सेंट्रलाइज ना हो जाए। तो इसलिए भी राष्ट्रपति का जो प्रावधान है हमारे देश में किया गया। तो राष्ट्रपति एज अ गार्जियन जो सभी पार्टियों के लिए, पूरे देश के लिए काम करते हैं, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी उसके। और आप देखते भी होंगे कि राष्ट्रपति कभी रैलियों में नहीं जाते, जो पॉलिटिकल रैली होती है उनमें वो भागीदारी नहीं करते, वो न्यूट्रल रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। तो ऐसा पिता जो फादर होता है वो सभी बच्चों के लिए न्यूट्रल रहते हैं, या फैमिली में मदर भी हैं जो भी हैं, वो सारी चीज़ें न्यूट्रल तरीके से करते हैं। तो ऐसा ही काम हमारे राष्ट्रपति जी का होता है और वो इसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो हमारे पीएम हैं, तो पीएम के इलेक्शन होते हैं। आप सभी को पता है कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें हम अपने एमपी चुनते हैं। तो जो जिनके पास एमपी ज़्यादा होते हैं जिस पार्टी के साथ, उसी का पीएम चुना जाता है। जैसे अभी हमारे सामने बीजेपी पार्टी है और उसके जो पीएम है मोदी जी हैं, जो हमारे देश के पीएम है, तो उन्हें किसने चुना? बीजेपी पार्टी ने। तो उनके एमपी जितने भी सारे मिलके
वो सब बोलते हैं कि हाँ जी हम पीएम मोदी जी को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है, बुलाता है। अगर बहुमत मिल जाता है किसी को, पार्टी को, तो क्लियर है कि हाँ भाई बहुमत मिला हुआ है, तो राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर नहीं होती इस चीज़ में, तो उन्हें उसी को बुलाना पड़ेगा जिसको बहुमत मिला हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुमत नहीं मिलता, हंग असेंबली आ जाती है। हंग असेंबली मतलब किसी भी एक पार्टी को बहुमत है नहीं, क्लियर मेजोरिटी है नहीं, तब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको बुलाना चाहेंगे। हो सकता है वो मोदी जी को बुला लें, हो सकता है किसी और को बुला लें। ऐसे ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी अब थे तो उस टाइम ये चीज़ें हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाया गया था, उन्हें बहुत सारे जो छोटी मोटी पार्टियां उन्होंने सपोर्ट दिया था। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको बुलाएं। जैसे कि आप देखते भी होंगे सेम यही चीज़ फॉलो होती है राज्य के लेवल पे। तो आपने कई बार देखा होगा कि राज्य के लेवल पे क्या होता है कि कई बार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें हैं बीजेपी से। मान लीजिए अगर 29 सीटें कांग्रेस की आई हैं, 27 सीटें बीजेपी की आई हैं, और जो सरकार बनाने के लिए उन दोनों को चाहिए 30 सीट चाहिए। एक्चुअल में बीजेपी के पास कम सीट है, लेकिन उन्होंने बाहर के लोगों से बहुमत ले लिया। अब राज्यपाल या गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है वो किसको बुलाना चाहिए, तो उन्होंने बीजेपी को बुला लिया। तो कई बार देखते हैं कम सीट के बावजूद भी वो सरकार बना देते हैं। गोवा में ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला, तो कई जगह हमने देखा कि ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है जो पक्ष पार्टी होती है उनके, जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर होते हैं उनके, लेकिन कोशिश करते हैं न्यूट्रल रहें, लेकिन कई बार हो जाती हैं वो चीज़ें। तो ये सारा काम राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति जो है सारा काम मैक्सिमम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस में। तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले राष्ट्रपति पीएम को चुनते हैं, और फिर उसके बाद पीएम के सलाह पे जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, या राज्य मंत्री हो, जो भी मंत्री हो, उन सबको चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सिफारिश पे। और पीएम की जब सिफारिश हो जाती है तो उसके बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करती है, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइम टू टाइम जब भी कोई काम कराना होता है तो राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। और इसके हेड कौन हो जाते हैं, इसके हेड हो जाते हैं हमारे पीएम। तो पीएम अपने सारे साथी के साथ मिलके बातचीत करते हैं और किसी भी बात पे उन्हें सलाह देने से स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति उन सलाहों को मानते हैं। ज़्यादातर चांस में ये होता है कि उन्हें मानना होता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नया नया बना था तो इस चीज़ पे बड़ी डिबेट हुई थी कि प्रेसिडेंट के लिए सलाह, एडवाइस तो बोली थी, लेकिन ये मानना ज़रूरी है या नहीं। तो कई बार तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने सलाह मानी नहीं, तो फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि जनता जो सबसे पावरफुल है, और जनता ने किसको चुना है, पीएम को चुना है, या जो एमपी लोग हैं उनको चुना है, तो इसलिए उनकी जो बात है वो ज़्यादा हुआ है। तो ज़्यादातर टाइम में प्रेसिडेंट उनकी सिफारिश जो है उस पर माने, तो सिफारिश ज़्यादातर कंपलसरी होगी, लेकिन उनके पास ऑप्शन है वो पुनर्विचार कर सकते हैं, रिव्यू करवा सकते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ भी। ज्ञानी जैल सिंह जी थे उस टाइम जब राजीव गांधी जी थे हमारे पीएम, तो उन्होंने रिव्यू भी किया। तो ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी रिव्यू किया। तो ऐसे कई बार रिव्यू वो कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू के बाद अगर वापस दिया जाएगा तो उसके बाद उन्हें कोई अधिकार नहीं, उन्हें फिर वो मानना ही पड़ेगा, और मान लिया जाता है कि हाँ राष्ट्रपति ने उसकी परमिशन दे दी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात उठती है कि राष्ट्रपति और पीएम, दूसरा मुद्दा उठा कि भाई इलेक्शन कैसे हो राष्ट्रपति का, क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन ऐसे ही हो जैसे हमारे प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन सेम पीएम के अकॉर्डिंग हो गया तो दोनों के पास फिर सेम पावर होनी चाहिए, उसे भी जनता ने चुना, उसे भी जनता ने चुना है, तो फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, बहुत सारे विवाद उठ सकते थे कि भाई कौन पावरफुल ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश किया गया कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है वो जनता के द्वारा नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से हो। हम जो लोग अपने एमपीओ को चुनते हैं, जो इलेक्टेड एमपी होते हैं, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, और साथ में ही क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य के लोगों का भी, तो इसलिए राज्य की जो स्टेट असेंबली है वहाँ के इलेक्टेड जो एमएलए हैं उनको भी इसमें शामिल किया। और साथ में कुछ यूटी हैं जैसे दिल्ली और पौंडुचेरी, मतलब यूनियन टेरिटरी, जो असेंबली लेके हुए हैं, तो उनके लोगों को भी बोला गया कि आप भी इलेक्शन में आ जाइए। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, तो जनता भागीदारी नहीं होती, तो इसलिए पीएम थोड़े से ज़्यादा रियल में पावरफुल है, लेकिन नॉमिनल पावर राष्ट्रपति के नाम पे ज़्यादा होती है।
जब भी हमारे भारत सरकार के कोई भी डॉक्यूमेंट साइन होते हैं तो राष्ट्रपति के साइन होते हैं, कोई भी बिल बनता है एक्ट के रूप में उस टाइम भी राष्ट्रपति के साइन होते हैं। आपने देखा होगा ऑनर जो मिलता है वो भी राष्ट्रपति को ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति की होती हैं, लेकिन रियल में पावर प्रधानमंत्री की होती है, प्रधानमंत्री उस बेस पर काम करता है। तो ये हमारे देश में ऐसा प्रशासन बनाया गया है, जानबूझ के ऐसा किया गया। अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रपति वाला हमने यूएसए से लिया, लेकिन इसको पावर नहीं दिया, इतनी पावर नहीं। और पीएम वाला आपको पता ही है कि ब्रिटेन से हमने लिया है, ब्रिटेन का जो मॉडल है वहीं से हमने वो सारी चीज़ें उठाई है। फिर राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति हमारे होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को बनाने का कोई खास मकसद तो था नहीं, लेकिन ये था कि भाई इन केस अगर इमरजेंसी पड़ जाए और राष्ट्रपति जी नहीं हो तो उनकी पोस्ट कौन संभाले। तो उस टाइम उपराष्ट्रपति को एज अ राष्ट्रपति की पोस्ट होती है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं संभाल सकते। 6 मंथ से ज़्यादा अगर ऐसी कंडीशन आई तो उस टाइम इलेक्शन कराना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ चलते हैं। लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में उल्टा है। अगर वहाँ 4 साल के लिए उनके राष्ट्रपति चुना जाता है, 4 साल पहले से ही फिक्स है कि राष्ट्रपति चुना जाएगा। अगर राष्ट्रपति जल्दी उनकी डेथ हो जाती है या इस्तीफा दे देता है तो बाकी की टर्म किसको मिलती है, उपराष्ट्रपति को मिलती है। तो वाइस प्रेसिडेंट वो करता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो हमारा इंडिया का है वो डी फैक्टो हेड होता है हमारी राज्यसभा का। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, उसके बाद भी राज्यसभा का एक अध्यक्ष की तरह काम करता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि चेयरमैन है वहाँ का, तो ऐसे वो काम करता है। तो चेयरमैनों से बना दिया जाता है और राज्यसभा के लेवल पर जो भी कार्रवाई होती है उन सबको वो देखते रहते हैं और बार बार जब भी ज़रूरत होती है तो उनको करते हैं। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनके इलेक्शन में जितने भी हमारे संसद के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा को, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, उन सबको शामिल कर लिया जाता है। और जो स्टेट वाले हैं उनको शामिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इनको ज़्यादा केंद्र के पास वो नहीं मानता है। इनकी नॉमिनल पावर होती है और एमरजेंसी केस में इनकी पावर थोड़ी बढ़ जाती है, जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, कोई भी केस हो जाए या राष्ट्रपति को हेल्थ इशू हो जाए, ये भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे हमारे काम करते हैं। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्या है, जवाबदेही होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा वो सदन है जिसे जनता ने चुना है। तो इसलिए ये सभी केंद्र के मंत्री या जितने भी आपको एमपी दिखेंगे, इनकी जिम्मेदारी बनती है जब भी ये लोकसभा में जाएं तो अपनी बातें बताएं। आपने देखा होगा जब भी कोई इशू उठता है कि सरकार ये चीज़ सही कर रही है, ये चीज़ गलत कर रही है, तो उसकी जवाबदेही उन्हें लोकसभा में देनी होती है। और अगर एमपीओ का समर्थन नहीं रहता है, लोकसभा में डिसाइड होता है कि सरकार को विश्वास मत है या नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस है या नहीं, बहुमत मिला है नहीं। अगर बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर बहुमत है वो चलती रहती है, लेकिन कई बार उन्हें शो भी करना पड़ता है कि बहुमत है, क्योंकि कई बार बहुत सारे प्रावधान है, हम अगली वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्रावधान हैं आगे की कैसे कैसे चीज़ें चलती रहती हैं। और कई सारे बिल होते हैं, मनी बिल होता है जिनको पास होना ज़रूरी होता है। राष्ट्रपति के लिए भी बहुत सारे बिल आते हैं, उनको रेस्पेक्ट के लिए वो भी पास होने ज़रूरी होते हैं। बजट है, बजट भी एक तरीके से बिल ही होता है, उसको पास कराना ज़रूरी होता है। अगर वो पास नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि सरकार पे बहुमत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड देखी थी। आगे वाले एपिसोड में भी हम सारी चीज़ों को देखेंगे बारी बारी से कि कैसे हमारी यूनियन जो है या केंद्र सरकार काम करती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।